बहुत मुश्किल होता है और मैं समझता हूं कि अगर आपको बोलने से कम कर दिया जाए, कट शॉर्ट, तो मॉडरेटर बना दीजिए। और शायद देशपांडे साहब ये बात जानते थे। 1 घंटा हमारे पास हैं, 4 पैनलिस्ट हैं और ग्रेट पैनलिस्ट जब हों, बहुत बढ़िया ऑरेटर जब हों, तो मॉडरेटर का काम और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं इनिशियल बैकग्राउंड दे देता हूं, उसके बाद 4 पैनलिस्ट हैं, 10 to 12 मिनट्स ईच, और 10 मिनट मैं अपने हिस्से का रखता हूं। और ये जो सेशन है एम्पावरिंग SC ST OBC, रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन कैसे आया, बैकग्राउंड देता हूं। उसके बाद पैनलिस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 10-12 मिनट में अपनी बात रखें। लेकिन सबसे पहले मैं इंदिरा गांधी का एक खत पढ़ना चाहता हूं और वो बहुत रेलेवेंट है। 2 अगस्त 1973 का खत है और चूंकि ये इससे बहुत ही जुड़ा हुआ है जो आज का विषय है, इसलिए ये चिट्ठी आपके सामने रखना बेहद जरूरी है। वे होम मिनिस्टर को और सारे चीफ मिनिस्टर्स को उन्होंने लिखा था कि ऑलमोस्ट एवरी डे द न्यूज पेपर डिस्प्ले सम न्यूज आइटम्स रिगार्डिंग एट्रोसिटीज ऑन हरिजन्स. The attempt is to build an image of callousness on the part of the government, especially if it is therefore necessary for our government. भाई शांत हो जाइए, बड़ा ढूंढ के लाया जाता है। या सुना दूंगा, हिंदी में सुना दूंगा, पहले चिट्ठी पढ़ दूं, पहले सुन लीजिए, उसके बाद सुना दूंगा। It is therefore necessary for our government to especially careful and to instruct collectors and district magistrates and others in authority to be very vigilant to try and prevent such incidents, and if they took place, to take immediate and strict action. It was in view of the seriousness of the situation that I had discussed this matter with the chief ministers at the beginning of the year. It had been decided that the chief ministers would form a small cell under their personal supervision to look into the grievances of Harijans, tribes and minorities, and also to make a special effort to ensure employment of these categories in state ministries, and also to make special efforts to ensure employment to these categories in state ministries, public undertakings and so on. क्या आज किसी प्राइम मिनिस्टर को ये इतनी हिम्मत है कि ऐसा चिट्ठी लिखने का? वो लिख रही थी कि हरिजनों पे हर दिन अत्याचार हो रहा है और इसको रोकने के लिए हमने चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई है। सारे डीएम मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दिया गया है कि जहां भी अगर इस तरह की एट्रोसिटीज होती है तो वहां पे स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। पब्लिक सेक्टर में और सरकारी नौकरी में उनका रिप्रेजेंटेशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कीजिए। इंदिरा गांधी पे चर्चा कम होती है और शायद कांग्रेस पार्टी में भी चर्चा कम होती है, लेकिन वो इंदिरा गांधी का ही जमाना था जो दलितों की अम्मा बन गई थी और उस समय दलित सरकारी दामाद कहे जाते थे। यह याद रखना चाहिए। थोड़ा सा ब्रीफ रिजर्वेशन के हिस्ट्री पे। पहला रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल 1920s में तमिलनाडु, मद्रास प्रोविंस एंड बॉम्बे प्रोविंस फॉर ओबीसीज। दूसरा पूना पैक्ट आप जानते हैं। लेकिन तीसरा जो सबसे लैंडमार्क है, जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जिसके बारे में कम चर्चा होती है और मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया उसका आधार था 1942 में बाबा साहब ने गवर्नर जनरल को एक मेमोरेंडम दिया था जिसका नाम था ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की शिकायतें, 4 ग्रीवांस उन्होंने दिए थे। उसमें था एक, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में कमी, मिनिस्ट्री में कमी, शैक्षणिक शिकायतें, सरकारी नौकरियों में कमी, यूपीएससी में, लोक सेवा आयोग में कोई रिप्रेजेंटेशन का न होना, ये पूरी बुनियाद बनी थी। और 13.5% रिजर्वेशन की बात उस समय उन्होंने की थी, 13.5%। और ये जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए तो मुझे लगता है कि ये दस्तावेज जो है ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये 15% रिजर्वेशन का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सारे संस्थाओं में पॉलिटिकल रिजर्वेशन उसका आधार बना।
बाबा साहब ने एक और इंपॉर्टेंट किताब लिखी जिसका नाम है स्टेट एंड माइनॉरिटी, वो भारत का मिनी संविधान। और स्टेट माइनॉरिटी में उन्हें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बात की। और मैं समझता हूं कि जो आगे डेमोक्रेसी बढ़ा उसका आधार अंबेडकराइट नेहरूवियन सोशलिज्म था। इंदिरा गांधी, बैंक का नेशनलाइजेशन राहुल जी बात कर गए थे, लैंड रिफॉर्म्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक, इवन मनमोहन सिंह के पीरियड में ही पब्लिक सेक्टर यूनिट बने। और इंदिरा गांधी को अपने पार्टी में ही लड़ना पड़ा, उनको पार्टी प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था। आखिर इंदिरा गांधी को कांग्रेस आई क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि उस समय में उस तरह के बहुत सारे एलिमेंट, संघीय एलिमेंट वहां पे थे, कॉर्पोरेट परस्त, आरएसएस के लोग, राजे महाराजे के लोग, जो कि बैंक का नेशनलाइजेशन नहीं चाहते थे, प्रीवी पर्स खत्म करना नहीं चाहते थे, लैंड रिफॉर्म्स करना नहीं चाहते थे। तो इंदिरा गांधी ने दो फाड़ किया कांग्रेस को। अब बाबू जगजीवन राम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं समझता हूं कि यहां राजेश भाई बैठे हुए हैं, राहुल जी जो बात कह रहे हैं, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, मुझे डाउट है। आज कांग्रेस में वही स्थिति है, पार्टी के अंदर मैं कह रहा हूं, जो इंदिरा गांधी के जमाने में थी। राहुल गांधी क्या एक्शन लेंगे वो समय बताएगा। दोस्तों, मैं बात खत्म कर रहा हूं। पब्लिक सेक्टर यूनिट अगर जा रहे हैं, कुछ को भगाना भी पड़ेगा, कुछ को भगाना भी पड़ेगा। ये दोस्तों, रिजर्वेशन का मतलब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन खाली नहीं है। 6000 जातियां हैं, 6000 पार्लियामेंट में सीट नहीं है। एक आदमी जाए जो ढंग का जाए, जो बोले वहां पर, संसाधनों में, रिसोर्सेज में आपकी भागीदारी इंश्योर करे। पब्लिक सेक्टर यूनिट अगर नहीं रहेगा तो रिजर्वेशन खत्म, सरकारी नौकरी नहीं तो रिजर्वेशन खत्म। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए, उस समय आपकी भागीदारी इंश्योर करे, जो नेशनल वेल्थ है उसमें आपकी भागीदारी इंश्योर हो। हम तो देखना चाहते हैं कि SC ST OBC के लोग बिलियनायर हों, उनका प्राइवेट जेट हों। खाली एक MLA MP बन के क्या करोगे? उससे ज़्यादा बड़े बड़े काम अभी बाकी है। शुक्रिया आप सभी का। और इस इनिशियल इंट्रोडक्शन के साथ ही मैं पहले विल्सन साहब को सुनना चाहेंगे हम लोग जी। माइक यहाँ से बोलेंगे, ओके। Dignitaries on the dais and off the dais, ladies, gentlemen, media friends, Vanakkam. I come from the land of Periyar. Where we are the pioneer for the social justice. At the outset, I thank the organization for organizing this very good function today. Samudra Bharat Foundation. And this is a very important conference on a subject close to my leader, Mr. M.K. Stalin's heart. It's a great privilege to be part of a gathering of tall leaders, political, academic, luminaries, and warriors for social justice. I could see great leaders here. Savitri Bai Phule, of course, she has left. Pushparaj Deshpande, Gurpal Singh Verma, Dr. Gautam Rajkumar, my good friend, MLA, Sunil Sardar, Mr. Lal Ratnakar, my good friend Ratan Lal, Sumit, Dr. Anil Jai Hind, Professor Arun Kumar, Karunanidhi from our state, then Advocate Damendra Kushwala, then Lilothia Rajesh, then Rajkumar Saini, ex-MP, and so on. It's very, happy to address this gathering. Normally I will address extempo, but today I thought I could confine myself to a written speech. Mother Teresa once said, "We think sometimes that poverty is only being hungry, naked, and homeless. The poverty of being unwanted, unloved, and uncared for is the greatest poverty." While
I was arguing the case relating to OBC reservation in medical seats in All India quota before the Supreme Court, through which our DMK party secured every year 5,500 medical seats for OBC students across India. I understood that many people in this country genuinely do not know the difference between economic backwardness and social backwardness. They think that those with a government job or a money have uplifted themselves permanently from social backwardness. This myopic vision has been propagated by the right wing that espouses the cause of the forward classes. Their end game is that by claiming that when the people from SC, ST, OBC communities earn a certain amount per year, they can be erased from the socially backward category. They hope that social justice measures like reservations will be slowly eradicated. What is the thunder coming here? I can hear some thunder sound. The horrors of racial discrimination and segregation in the Western countries pale in comparison to the inhuman caste discrimination that prevailed in this country for centuries. The framers of our Constitution were keenly aware of the historical injustice and discrimination meted out in the name of caste in the Indian society. It is indisputable fact that the caste system, legitimized by religion, has treated a vast majority of citizens as lower only because of the circumstances of their birth. Hindus born to lower caste were not allowed into temples, educational institutions, jobs in which upper caste worked, public spaces, and even streets. The horror of the caste system was such that the Shudras were punished if they as much as drink water from a well meant for the upper caste that prevails even today. Such horrific division of society has not been witnessed in any other country. Apart from the inhuman caste system, there was also discrimination of women on the basis of religious dogma. Mere economic upliftment of one generation does not wipe out the systematic injustice. The younger brother of our Honorable Chief Minister and DMK President Thiru M.K. Stalin, our beloved Honorable Thiru Rahul Gandhi, who addressed in the morning, Member of Parliament and former President of the Congress, has been vocal for the empowerment of the scheduled caste, scheduled tribe, OBCs, and the speech given by him in the Parliament for our cause is still reverberating in my ears. He asked a simple question, I quote, OBC constitute 50% of the population. Show me how many OBCs, Dalit, Adivasis work in top companies in India today. In fact, he recapitulated in the morning section. Of the 90 IAS officers stationed at the center, there were just 3 OBC officers who have been given small departments. Dalit constitute 15% and Adivasis 12%. Still they continue to be the underrepresented in the BJP regime. On what basis is the Modi government claiming that it is working for OBCs, Dalits, tribals? Why are they not part of the power sharing process? The BJP and RSS are the biggest threat to India since independence. There are 30 lakh central government vacancies which are vacant for a very long time because then the other backward classes would have to be accommodated. If you fill up the vacancies, OBCs have to be accommodated. They don't want OBCs to come inside the power. This government doesn't want to do it. I can say that millions across India echo this sentiment. I unquote. You can tell that in every move, the BJP and RSS seek to undermine social justice. They undermine reservation policies. Recently, the Prime Minister attacked those who eat non-vegetarian and vegetarian food. As per a recent census, only 20% of India are vegetarian and 80% eat non-vegetarian. The non-vegetarian eaters are predominantly from OBC, SC and ST communities.
Can you now see how in each aspect of our daily lives the BJP and RSS brings in their agenda? Whose agenda is this? Is this the agenda of OBC, SC and ST communities? I don't think so. A report by Sweden's famous Videm Institute, which categorizes countries on the basis of democracies, terms India as one of the worst in terms of democracy and puts in the bracket of electoral autocracy. This means people still get to vote, but the country is run only by one group which has complete power. This election is all about an ideological battle. On the one side is a fascist party with no regard for equality, for social justice, and other side is the India Alliance, which is fighting to save democracy, save constitution, save social justice, reservation system, and fighting for the empowerment of scheduled caste, scheduled tribe, and OBCs. Empowerment of scheduled caste, scheduled tribe, and other backward classes is a multi-dimensional process that requires addressing various socio-economic, educational, and political aspects. Presently, only 9% candidates admitted to PhD programs in Delhi in universities are from the SCBC categories. Professor Ratanlal knows, and many Delhi University professors are here. I have heard horror stories about the discriminatory attitude of teachers towards students belonging to the OBC, scheduled caste and scheduled tribe communities. In fact, those students have been sent out from the universities. I myself have dealt with the case. Such a situation can only be remedied if more teachers hail from the backward communities. To my shock, a total of 25,593 reserved category students from the scheduled castes, scheduled tribes, and other backward classes and minority groups have dropped out from the central universities and the Indian Institute of Technologies over the last 5 years, and more than 60 students have committed suicide in these institutions due to the caste discrimination. A high-level committee across all universities for students, faculty members, and staffs dedicated to the issue related to the caste-based discrimination and oppression of minorities should be constituted, with committees comprising of equal representation from scheduled caste, scheduled tribe, OBCs. In fact, I myself met the Honorable Education Minister and I gave a representation, but no action has been taken till today. To empower and improve the conditions of the backward class in the country, there is a need to increase political representation and include them in the decision-making process. There is a need to reserve seats according to the population share of SC, ST, and OBCs, not only in the local bodies, but also in the legislative assemblies and parliament. Further, I would suggest that periodic evaluation of social and economic conditions of the scheduled caste, scheduled tribe, and OBC should be done, and it is required that if any caste group has not shown improvement in this socio-economic criteria despite of reservation and other welfare schemes, then some special steps is to be taken for empowerment of that caste. I urge the leaders of India Alliance, who all spoke in the morning, to also further financial inclusion by providing special access to banking services and promotional financial literacy among scheduled caste, scheduled tribe, and OBC communities. Employment opportunities can also be created by encouraging entrepreneurship among scheduled caste, scheduled tribe, and OBC youths. Ladies and gentlemen, my personal experiences has been that only the India Alliance has been fighting for social justice in the past decade. The Congress manifesto today is a hero, I would say. In fact, I read a message from our leader, Mr. M.K. Stalin, that many of the manifesto which we have included is also found in Congress manifesto. So each one of us has to do some constructive role in this election. You all are the brand ambassadors for India Alliance. Each one of you in every state, your WhatsApp
that is an important message which is going to convey to the people. You send all the messages through WhatsApp, and please educate our people that if Congress and the India Alliance come to power, certainly the social justice will prevail in all sectors. And India is a country where we have 80% of population with that of scheduled caste, scheduled tribe and OBCs. But what is happening today? We are minority. We are fighting for our rights. Every time we have to go and fight in the court, then only we get our rights. But small, minute, minuscule population, they are ruling this country and they become majority. Further, I would only request that if caste census undertaken, it would not only capture the depth of the caste-based inequalities, but also expose the opportunities and access to the public and private resources of downtrodden communities. Though DMK is against the creamy layer system, the income ceiling limit from 8 lakhs has to be increased to 25 lakhs as demanded by our leader Mr. M.K. Stalin. Further, there should be a separate department for scheduled caste, scheduled tribe and OBC and separate ministers in the central government to empower each of them. Our India Alliance is a beacon of hope for those who dream of achieving social justice. Key highlights like nationwide socio-economic and caste census, constitutional amendment to raise the 50% cap on the reservation, EWS reservation for all castes, not just for forward caste, filling all the backlog vacancies in the posts reserved for the scheduled caste, scheduled tribe and OBC within a period of 1 year, institutional credit to scheduled caste and scheduled tribe for home building, starting businesses and purchasing assets, reservations in private educational institutions for scheduled caste, scheduled tribe and OBC, and helpline, all make use believe that only India Alliance is for the social justice. I conclude by humbly urging all my brothers and sisters from all OBC, SC and ST communities to come together for India. From now onwards, work and see to that the India Alliance come. Our vision for India is everything for everyone. Thank you very much. Vanakkam. शुक्रिया विल्सन साहब। और इस दस्तावेज की चर्चा हो रही है, कांग्रेस के नेताओं ने हम लोग के पास भेजा नहीं है, हम लोग इसका फोटोकॉपी निकाले हैं। और इसमें खास बात यह है कि अम्बेडकर राइट नेहरूवियन मॉडल का 21वीं सदी का रूपांतरण है, कॉन्वेंशन है। और ये दस्तावेज वेलफेयर स्टेट की बात करता है। अगर ये माओवादी दस्तावेज है तो उस हिसाब से अम्बेडकर और नेहरू साहब भी माओवादी ही हो गए। और एक दो चीज़ छूट गया, अगर माओवादी कह ही रहे हैं तो एक दो चीज़ और इसमें डाल दीजिएगा, बोल दीजिएगा राहुल जी से कि मोदी सरकार में जितना सरकारी कंपनी बेचा है सब वापस लेंगे। और एक दो जो सबसे ज़्यादा माल लूट रहा है इस देश का उसको नेशनलाइज भी करेंगे। एक दो डलवा दीजिए, तो माओवादी ही कहना है तो लो ठीक से कह लो फिर। तो जितने बड़े बड़े 16 लाख करोड़ बोल के गए हैं सब वापस लेंगे, ये भी इसमें डलना चाहिए। बहरहाल सुहासिनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां से बोलेंगी। ओके। नमस्कार साथियों, मैं सुभाषिनी शरद यादव कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ और सामाजिक न्याय की एक लंबी लड़ाई लड़ने वाले मंडल मसीहा के नाम से जाने वाले शरद यादव जी की गौरवान्वित पुत्री हूँ। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है ये कि आज अपनी पार्टी जो माँ समान होती है, आइडियोलॉजी मेरे पिता से मैंने ली है और मैं कोशिश करती हूँ कि उसी आइडियोलॉजी को मैं आगे अपनी पार्टी में लेकर जाऊँ, लेकिन पार्टी मेरे लिए माँ समान है। और वहीं आज इस पार्टी में सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे को उठता हुआ देख और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण अंग जो इस देश का है उसको
उठता हुआ देख मैं बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं इस पार्टी का हिस्सा हूँ। आज जहाँ हम खड़े हैं, कुछ दिनों बाद हम देश में अपनी एक नई सरकार चुनने जा रहे हैं। उसका आगाज़ यहाँ आज इस सम्मेलन से किया गया था हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा। उन्होंने मोटी मोटी सारी बातें तो आप लोगों के बीच रख दी थी, उनको दोहराना नहीं चाहूँगी, क्योंकि वो एक अकेला आदमी, एक अकेला जननायक है जो इस देश में मजबूती से खड़ा हुआ है सामाजिक न्याय के साथ और अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहा है। और ये हम जैसे कार्यकर्ताओं का और कांग्रेस की पार्टी में काम करने वाले लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि उनकी बातों को हम जनता के बीच में ले जाने का काम करें। सदियों से इतिहास रहा है हमारे देश का, जहाँ हमने सिर्फ गुलामी सही है। हमारा देश 70 साल से नहीं, न जाने कितने सालों से गुलाम रहा है और वही गुलामी हमारे खून में नहीं, हमारे हड्डियों में बस चुकी है। आज जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हम उस न्याय की बात करते हैं जो उस 90%, यहाँ पर बात चल रही थी 50%, 50% नहीं है, 90% जो हमारी देश की आबादी है वो आज शोषित है, वंचित है और अपने हकों से बहुत दूर खड़ी है। कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो न्याय पत्र निकाला है, क्या है ये न्याय पत्र? ये न्याय पत्र वो है जो बहुजन की बात करता है, जो शूद्रों की बात करता है, जो ओबीसी की बात करता है, एससी एसटी दलित माइनॉरिटी महिलाओं की बात करता है, किसानों की बात करता है, युवाओं की बात करता है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री रोज़ सुबह अखबार की जगह न्याय पत्र को पढ़कर निकलते हैं और न्याय पत्र को पढ़ तो रहे हैं, रोज़ अच्छे से पढ़ रहे हैं। शायद हमारे पार्टी में भी लोगों ने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा इसको जितना प्रधानमंत्री जी पढ़कर रोज़ सुबह निकलकर इसमें से ऐसी ऐसी बातें छाट रहे हैं जिसको झूठ की तरह वो लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सके, जो 10 साल से चल रहा है। लेकिन अब जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब समझ रही है, जनता जागरूक है, जनता देख रही है कि बेरोज़गारी की बात नहीं हो रही है, महंगाई की बात नहीं हो रही है, शोषण की बात नहीं हो रही है, मणिपुर की बात नहीं हो रही है, तमिलनाडु की बात नहीं हो रही है, कश्मीर की बात नहीं हो रही है, मंगलसूत्र की बात हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में महालक्ष्मी की बात करी गई है, जहाँ पे देश की जो आधी आबादी है महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा। उसका कारण क्या है 1 लाख रुपए देने का? लोग कहते हैं कि मुफ्त में मिल रहा है, क्या होगा, ये बहुत ही घातक होगा। मुफ्त में नहीं मिल रहा है। जो 10 साल में देश को पीछे ढकेल दिया गया है, एक औरत ही है, एक माँ ही है जो अब उस व्यवस्था से उभारने का काम करेगी। और जब तक हम उसके हाथ मजबूत नहीं करेंगे तो जो 10 साल में हमारे देश ने सहा है, हमारे समाज ने सहा है, हमारे घर परिवार ने सहा है, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, ये जच नहीं रही है। क्यों नहीं जच रही है? कहाँ गया वो 2 करोड़ का वादा? 2 करोड़ के हिसाब से आज 20 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। आज हमारा देश का युवा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और इससे जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा? और उसमें भी वो ऐसे ऐसे चीज़ों को प्रमोट कर रहा है जो समाज के लिए ठीक नहीं है। धर्म पे बांटा जा रहा है, जाति पर बांटा जा रहा है। धर्म पे तो चलिए 10 साल इन्होंने हमको बांट ही दिया है, हिंदू मुसलमान जगह जगह हो रहा है। मेरा 7 साल का बेटा है, अभी कुछ दिनों पहले ईद थी, मैं उसको आइसक्रीम खिलाने ले गई। मैं खुद गाड़ी चला रही थी, मेरे बगल में वो बैठा था। वहाँ आइसक्रीम के ठेले के पास कुछ मुसलमान भाई थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनका परिवार आइसक्रीम खा रहा था। मेरे बेटे ने जिस परिवार से, जिस घर में धर्म को लेकर, जाति को लेकर कोई बात ही नहीं होती हो, जहाँ पे न्याय की बात होती हो, उसने कहा कि मम्मी मैं यहाँ से आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। मुझे ये सुन के बहुत दुख हुआ। मेरा बेटा मात्र 7 साल का है। मैंने उससे पूछने की कोशिश करी,
मुझे ऐसा लगा मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, जो आज मेरा बच्चा वहाँ से आइसक्रीम नहीं खरीदना चाह रहा क्योंकि उसने कहा यहाँ पर ये आतंकवादी खड़े हैं। उसके अंदर इतना साहस था कि ये शब्द वो बोल सकता था, एक 7 साल का बच्चा, कि उसने टोपी पहनी हुई है तो आतंकवादी है। किसने ये धारणा फैलाई? मैं अपनी परवरिश को नहीं कोसती हूँ, मैं उस चीज़ को कोसती हूँ जो आज हर जगह सोसाइटी में फैलाई जा रही है, समाज में फैलाई जा रही है नफ़रत, जिसकी वजह से हमारे आने वाली जनरेशन इस चीज़ का सामना करने वाली है। ये हम जैसे जागरूक लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों से बचाएं। ये तो मेरे घर का उदाहरण है जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती, ऐसे न जाने कितने घर होंगे जहाँ पर ये नफ़रत की आग लगी हुई है। आने वाला जो 2024 का चुनाव है, ये आप तय करिए। क्या आप जात के नाम पे बंटना चाहेंगे? जो इस देश में हजारों सालों से हमने गुलामी सही है जाति व्यवस्था की, अंतिम पायदान से खड़े होकर ऊपर तक देख लीजिए। आज अमीरी और गरीबी की बात होती है। अमीर है और गरीब है, प्रधानमंत्री जी कहते, बिल्कुल है, लेकिन क्या किसी अमीर घर में आप किसी बढ़ई को देखेंगे? किसी लुहार को देखेंगे? किसी कुर्मी को देखेंगे? क्या आप किसी दलित को अमीर देख सकते हैं? ये बर्दाश्त भी नहीं होगा। लेकिन ये ही हम मुद्दा लेकर हम जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो इस व्यवस्था में हैं। मुट्ठी भर लोग हैं भाइयों बहनों, सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं। इस मुट्ठी को खोलने की ज़रूरत है। जिस दिन ये मुट्ठी खुल गई उस दिन आप देखेंगे कि इस देश की जो बहुजन जनसंख्या है, जो 90% जनसंख्या, कितनी वंचित है और कितनी शोषित है। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस अन्याय के खिलाफ हम लोग खड़े रहें। हमारे देश ने, हमारी संस्कृति ने ऐसे बड़े बड़े महानायक देखे हैं। गुरु नानक देखा है, कबीर देखा है, महात्मा फूले देखा है, महात्मा गांधी देखा है, BR अम्बेडकर देखा है। ये देश उनका है जो जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। उसी कड़ी में अभी की जनरेशन में शरद यादव को देखा है, मुलायम सिंह यादव को देखा है, मायावती को देखा है और लालू यादव को देखा है, जिन लोगों ने सामाजिक न्याय का झंडा इस देश में बुलंद करने का काम किया था। हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया। कबीर क्या कहते थे? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। किसी की जाति मत पूछो, उसका ज्ञान देखो। हमारे देश में इतने समर्पित और ऐसे ऐसे विज्ञानी लोग हैं जो इतनी ऊर्जा रखते हैं और देश के लिए काम करना चाहते हैं, उनको आगे आना चाहिए। क्या कहा था कबीर ने? झीनी झीनी बीनी चदरिया, जतन से ओढ़ी चदरिया। दास कबीर ने ये बात कही थी। क्या मतलब है इसका? कि जो भगवान ने, परमात्मा ने हमें शरीर दिया है, इतने कष्टों के बाद हमारी माँ ने हमें पैदा करने का काम किया है, वो ऐसा तपे कि जब हम लोग इस दुनिया से मोक्ष पाए, इस दुनिया छोड़ कर जाए, तो कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सके। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश से निकले हैं। गुरु नानक ने एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करी थी जिसके अंदर ऊंच नीच ना हो, एक अलग मज़हब बनाने की कोशिश करी थी। लेकिन आज क्या हाल है माइनॉरिटीज़ का, कोई पूछे? माइनॉरिटीज़ में सिर्फ मुसलमान नहीं है, माइनॉरिटीज़ में सब ऐसे धर्म हैं जिनको दरकिनार किया गया है। ये हमारा अधिकार है कि हम ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर चले। ये हम लोगों की परवरिश है। मुग़लों ने हम पर राज किया, अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया, हम लोग गुलाम रहे। अंग्रेज़ों से हमने क्या सीखा? 150 साल अंग्रेज़ हम पर राज करके गए। हमसे तो अच्छे वो ही थे कि वाइट और ब्लैक के चक्कर में, जो मार्टिन लूथर किंग का रेवोल्यूशन था अमेरिका में, उनके अंदर इतना साहस था कि वो एक ब्लैक को राष्ट्रपति बना के चले गए। क्या हमारे देश में हम कोई दलित OBC को प्रधानमंत्री देख सकते हैं? और देखते भी है आदिवासी को, तो वो उनका कोई रोल नहीं है, उनको कोई सम्मान नहीं मिलता है। कैसा समय आ गया है जब वेस्टर्न सोसाइटी में एक्सेप्टेंस आ सकती है, वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं इतने बड़े संघर्ष को, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम लोगों को अपनी बाहें फैलानी होगी। मैं यहाँ पर, आप सभी लोग बैठे हैं यहाँ पर, सबको कहना चाहूँगी कि जो ये समाज है 90% OBC, दलित, SC, ST, माइनॉरिटीज़, ये बहुत सीधे लोग हैं।
दिल के साफ लोग हैं, सीधा बोलते हैं, सच बोलते हैं। इनको अपनाने की ज़रूरत है, खुली बाहें फैलाने की। ये लाचार है, बेबस है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में या यहाँ जवाहर वन में अनेकों ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। भाई धर्मेंद्र यहाँ बैठे हैं, बुलंदी से ओबीसी के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, पर अकेले धर्मेंद्र से काम नहीं चलेगा। हमें हर घर में से एक ललिता, एक राजेश, एक अनिल, एक रतनलाल, एक सुभाषिनी को बाहर निकलना पड़ेगा, ताकि हम जो बहुजन समाज है उसको एक कर सके और उसको हमारे पार्टी का व्यू विजन बता सके। राजेश सर, आप यहाँ पर बैठे हैं, हमारी पार्टी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। जब हम घर में बैठते हैं, बर्तन रखते हैं, हम क्या इस्तेमाल करते हैं बर्तन से खाने को परोसने के लिए? चम्मच या चमचा? चम्मच। चमचा वो अभी है सर, बट हमें चाहिए चम्मच, सकारात्मक चम्मच, जो बर्तन को खाली करने का काम नहीं करे, जो हमारे घर में थाली है उसमें खाना परोसने का काम करे। हमारी पार्टी में उस चीज़ की कमी है। हमें ऐसे चमचे नहीं चाहिए जो बर्तन को खाली करने का काम करे। वो चमचे निकल चुके हैं सर पार्टी से, लेकिन हम लोगों को ऐसे चम्मच चाहिए जो आम इंसान, किसान, मजदूर की थाली है उसमें खाना भरने का काम करे। और ये चम्मच सर हम जैसे, आप जैसे, मेरे जैसे लोग ही हो सकते हैं, और हम चाहेंगे ऐसे बहुत से लोग हमारी पार्टी से जुड़े जो हमारे घर में, गरीब के घर में 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, अनाज नहीं मिल रहा है, उसके घर में अनाज भरने का काम करें। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बातें थी जो मैं सोच के आई थी कि हम बात करेंगे जातिगत जनगणना की। बिल्कुल, हमारे नेताओं ने और इससे पहले जो पैनल था वो जातिगत जनगणना पे बात करके जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना से सिर्फ पिछड़ों की, दलित की, आदिवासियों की जनसंख्या नहीं पता चलेगी, अगड़ों की भी पता चलेगी, महिलाओं की भी पता चलेगी, हर धर्म की पता चलेगी। 3 मुद्दे जो मैंने करीबी से देखे हैं अपने घर में: मंडल कमीशन, महिला आरक्षण और जातिगत जनगणना। प्रोफेसर साहब तो बहुत करीबी से जानते होंगे, इन्होंने किताब भी लिखी है जिसका हम जल्द विमोचन करेंगे, कि किस तरह से ये अकबर रोड और तुगलक रोड से निकली हुई धारा थी जो देश के संसद तक पहुंचने का जिसने काम किया। एक ही आदमी क्यों, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो महिला आरक्षण भी मिल रहा है, जो जुमला फेंका गया है वो पूरी तरह नहीं मिल रहा है हमको। उसमें बहुजन शामिल नहीं है बहनों, उसमें आप जैसी, मेरी जैसी महिलाएं नहीं आ सकती है। अंतिम पायदान पर घास काटने वाली, घास छीलने वाली महिलाएं सदन तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि उसके अंदर कोटे के अंदर कोटा नहीं दिया जा रहा है। ये फिर से वही हो जाएगा कि मुट्ठी भर लोग सदन में पहुंचने का काम करेंगे, और जिस तरह से हमारा देश गुलाम रहा है हम फिर से गुलामी सहते रहेंगे। हमें गुलामी नहीं सह रही है। तोड़ो जाति को, मैं कह रही हूं, जाति को तोड़ो, जमात बनाओ, कोई ऊंच नीच नहीं। घर वापसी करते हो, जिन लोगों की घर वापसी हुई है उनसे पूछो तो सही, तुम कौन से जात में आए हो? दूसरे धर्म से अपने धर्म में वापस आए हो, तुम्हें जाति कौन सी मिली है? क्या तुम अगड़ी में आए? एक दलित, एक पिछड़ा तो तुम्हें फिर भी स्वीकार कर लेगा, लेकिन और कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। देश में इतना झूठ फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। एक आदमी अकेला चल रहा है, वो है राहुल गांधी, जो कई बार मैं देखती हूँ, आज भी मैं उनका भाषण सुन रही थी, यहाँ अनिल जी बैठे हैं, उन्होंने भी मुझे कई बार कहा है कि ऐसा लगता है कि शरद जी बोल रहे हैं। और सच में मुझे ऐसा लगा था कि साक्षात आज पापा बोल रहे हैं मन से वो सब बातें जिनके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। और मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आप सब लोग उनको अगर श्रद्धांजलि देंगे तो उनके विचारों को आगे ले जाने का काम करिए। अंत में मैं यहाँ पर एक बात को मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूँ कांचा सर से। कांचा सर, यू हैव ऑलवेज गाइडेड मी विद गुड थिंग्स and how I can put through good vision and good OBC related issues in my party, and you have risen my voice that way. I would like to thank you, and over here I would like to quote you in your last note which you wrote for my father. You said that he was the most consistent anti-caste ideological OBC leader
in the history of Indian parliamentary democracy after Ambedkar. Sir, it is my privilege and honor to receive this from you. Of course, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हथियार हमको दिया है वो संविधान है, वो वोट है, और वो हथियार देकर हमें चले गए हैं। उस हथियार का उपयोग हमको करना है, और वो अब हमको करना है 2024 में, जो 4 जून के परिणाम में हमारा हथियार ही चलेगा। ओबीसी के पास, दलित के पास, पिछड़ों के पास, महिलाओं के पास सिर्फ एक हथियार है, वो है आपका वोट। अपने वोट का सही उपयोग करिए, एक ऐसा शासन लाइए जो आज अपने देश में हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या वो कहेंगे वो एक शूद्र हैं? क्या वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर ये कह सकते हैं, भाइयों बहनों मैं एक शूद्र हूँ? अगर वो ऐसा कहते हैं तो मैं आज ही प्रधानमंत्री जी को मानने का काम करूंगी, और मैं मानूंगी कि मैं एक शूद्र हूँ और मेरा प्रधानमंत्री भी शूद्र है। बिल्कुल, और ये आप लोगों को वोट की चोट देनी है 4 जून को, और ऐसा आपको इतिहास रचना है जो राहुल गांधी जी ने 8000 किलोमीटर चल के अपने घुटने गंवाकर, वो इंसान फिजियोथेरेपी लेकर अपने घुटने गंवाकर आपके लिए अकेला चला है। ये आपका फर्ज बनता है कि आप उनके पैरों को, हाथों को, कंधों को मजबूत करिए, ताकि हम आने वाले जो हमारी नई सरकार बनेगी उसके अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान दे सके। और जो फिर से मैं कहूँगी, जो अंतिम पायदान पर अगर आपको देश में सही स्थिति जाननी है ना, एक्सरे की बात हो रही है, तो आज मैं कहती हूँ कि जो बेलदार और जो बनिहार है उसकी स्थिति जाकर देखिए, मोदी जी को उनका आईना नजर आ जाएगा कि जो देश का बेलदार है, बनिहार है, उसकी स्थिति क्या है। वो सच्ची स्थिति दिखाता है, हमारी देश की दर्शाता है। हमें उन लोगों को मुफ्त राशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारा बेलदार और नीची जाति से आने वाला वाल्मीकि समाज ऊपर उठने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ पर आए और मेरी बात को सुना। मैं आप लोगों के बीच रहूँगी, समक्ष रहूँगी, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया सुभाषिनी। और वाकई ये जो दस्तावेज है, ये न्याय पत्र, इसको बहुजन मुक्ति का दस्तावेज के रूप में एक कदम आगे इसको देखा जा सकता है। और डिस्कशन सिर्फ रिजर्वेशन पे नहीं है, एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी। एम्पावरमेंट मीन्स ऑल काइंड ऑफ एम्पावरमेंट, नॉट जस्ट रिजर्वेशन। अनीस साहब से आग्रह करेंगे कि आएँ, और यहाँ से बोलेंगे, वहाँ से बोलेंगे, यहाँ से, ठीक, 15 मिनट्स। सम्मानित मंच, हॉल में मौजूद सभी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम डॉक्टर अनीस अंसारी है। मैं लखनऊ से हाज़िर हुआ हूँ। IAS का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और कांग्रेस पार्टी में 2017 से मुझे जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उर्दू के एक बड़े शायर आले अहमद सुरूर के एक मशहूर शेर से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया, बहुत पथराव है ख्वाबों के नाजुक आबगीनों पर। आबगीना कहते हैं क्रिस्टल ग्लास को। बहुत पथराव है ख्वाबों के नाजुक आबगीनों पर, हज़ारों जुल्मतों में, अंधेरे में, हज़ारों जुल्मतों में एक किरण की आजमाइश है। हम लोग ऐसे वक्त से गुज़र रहे हैं जब अंधेरे बहुत हैं, हज़ारों हैं, और किरण, उनकी तादाद और उनकी रीच आउट कम है। उस रोशनी को आगे बढ़ाने में हम सब का एक किरदार है, एक अहम भूमिका है। राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो और उससे पहले अपने भाषणों में गारंटीज़ का जिक्र करके जो रास्ता दिखाया इस मुल्क को, वो इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए, जो मार्जिनलाइज तबके हैं, पिछले तबके हैं, उनके लिए एक बड़ी शाहराह है, बड़ा हाईवे है। अब ये हमारी आपकी ज़िम्मेदारी है
कि उनकी बात को हम गांव तक, चौपालों तक, छोटे कस्बों तक, बाज़ारों तक कैसे ले जाएं। वक्त कम है, लेकिन अगर अभी भी हम कोशिश करें तो उनकी बातों को वोटर्स तक पहुंचा सकते हैं। और वोटर्स तक इन बातों का पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है कि बिना उनका जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हो सकता है। हमारे आपके ख्वाब मुश्तरक हैं, कॉमन है, वो पूरे नहीं हो सकते जब तक कि सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म की जो बातें उठाई गई हैं मैनिफेस्टो में, उनको जब तक अमली जामा न पहनाया जा सके। सुबह से बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स ने कास्ट सिस्टम और कास्ट सेंसस के बारे में बातें की हैं, इसलिए मैं उसके बारे में बात कम करना चाहता हूँ। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खुद आगे बढ़ानी होगी। ख़ास तौर से जो गठबंधन बना है इंडिया, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि जिन बातों की तरफ मैं इशारा करने जा रहा हूँ उनको आगे बढ़ाएं। सारी जिम्मेदारी अगर इस पे डाल दी जाएगी कि हम जब सरकार बदल देंगे 2024 में या बाद में, तो उसके बाद से इनकलाब शुरू होगा, तो मैं समझता हूँ अपना काफ़ी कीमती वक्त हम लोग ख़राब करेंगे। वक्त काम करने का अभी है और इसको शुरू किया जा सकता है। एक जो अहम काम जिस पे मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन तवज्जो दे, वो आर्टिकल 341 से मज़हब की शर्त हटाने का है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में पिछड़ों की तादाद 52% या 56% है, तो उस 56% में 14% मुसलमानों के पसमानदा तबका शामिल है। पसमानदा डिस्कोर्स कांग्रेस पार्टी और उसके जो अलायंस की पार्टियां हैं उनके सब्जेक्ट में एक सेंट्रल थीम के तौर पर लाने की ज़रूरत है। अजीब हैरत की बात है कि बीजेपी ने इस इशू को उठाया। 2017 से मोदी जी इस बात को उठा रहे हैं कि पसमानदा कम्युनिटी पर गौर करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। लेकिन हमारा जो इंडिया का गठबंधन है उसको अब आगे आना चाहिए और खुल के इस पर बात करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप 14% ओबीसीज मुसलमान हैं जिनको पसमानदा कहा जाता है उनको शामिल नहीं करते, तो ख़ुद बैकवर्ड कम्युनिटी की आबादी घट के 42% के करीब आ जाएगी। और ये तो आंकड़ों की बात है और पावर पॉलिटिक्स की बात है। इंसाफ की बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, 15, 16, 25 और ख़ुद आर्टिकल 341 जब साफ कह रहे हैं कि मज़हब की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है राज्य, तो कोई सबब नहीं है कि मुसलमान और ईसाई दलितों को वही हक़ न मिले जो हिंदू, बुद्धिस्ट और सिखों को मिले हुए हैं। इस पर आवाज़ यहाँ से उठनी चाहिए। आज एक रेजोल्यूशन यहाँ से आना चाहिए कि हम धर्म के बुनियाद पर गरीबों में कोई फ़र्क नहीं करते, न कभी किया है। इसलिए कोई सबब नहीं है कि आर्टिकल 341 पर जो गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनफेयर जो पाबंदी लगाई गई मज़हब की, उसको ख़त्म न किया जाए। एक मिनट। देखिए, ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने 2007 में ये बात कही थी कि ये पाबंदी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनफेयर है। यहाँ पर बड़ी खुशी की बात है कि सलमान खुर्शीद साहब तशरीफ़ रखते हैं। लॉ मिनिस्टर के हैसियत से इन्होंने 2009 में पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट पेश की थी। वो कांग्रेस पार्टी की रिपोर्ट थी। कांग्रेस पार्टी के ज़माने में, यूपीए के ज़माने में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ में हामिद अंसारी साहब ने इसकी सिफारिश की थी। उन्हीं के ज़माने में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में बूटा सिंह जी और पुनिया जी ने सिफारिश की थी कि ये मज़हब की शर्त गलत है, इसको हटना चाहिए। 3 असम्बलीज़ इंडिया की, यूपी, बिहार, यूपी में मुलायम सिंह यादव जी, बिहार में लालू जी और अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी जी ने रेजोल्यूशन किया कि इस मज़हब की शर्त को हटाया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है। आर्टिकल 341 मज़हब की बुनियाद पर नहीं बना है, बिरादरी की बुनियाद पर बना है। कोई धोबी है, कोई भंगी है, कोई सफाई कर्मचारी है, कोई और काम कर रहा है, तो उसकी बुनियाद पर बनाया गया है कि ये लोग पिछड़े हुए हैं सामाजिक तौर पर और तालीमी तौर पर। इस वजह से इनको 341 के तहत मज़हब की शर्त के बिना फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए।
मायावती जी ने, वो तो इस वक्त सबसे बड़ी लीडर है शेड्यूल कास्ट की, किसी को अगर ये गलत फहमी हो कि हिंदू शेड्यूल कास्ट के दिल में ये इम्प्रेशन आ जाएगा कि उनका हक मुसलमानों को दिया जा रहा है या ईसाइयों को दिया जा रहा है, तो उनको वो ख़त पढ़ना चाहिए जो मायावती जी ने 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को लिखा। उसमें लिखा, उन्होंने दो बड़ी मज़े की बातें कही। उन्होंने कहा कि जब आप आज़ादी के बाद से मज़हब की बुनियाद पे किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते या नहीं दे रहे हैं, तो मजहबी की बुनियाद पे रिजर्वेशन लेना भी गलत है, नाइंसाफ़ी। उन्होंने ये भी कहा कि इस पाबंदी की वजह से हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट दलित अपना मज़हब नहीं बदल सकते, इस डर से कि अगर वो मुसलमान या ईसाई हो जाएंगे तो उनका हक मारा जाएगा। इससे बोल्ड समर्थन इंडिया गठबंधन को नहीं चाहिए। इस बात की ज़रूरत है कि इंडिया गठबंधन के डिस्कोर्स में, उनकी बातचीत में पसमानदा कम्युनिटी का जिक्र खुलकर आए। अगर आप मज़हब की बुनियाद पर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे तो आपकी लड़ाई आरएसएस के मुकाबले में एक हफ्ते भी नहीं चलेगी। वो तो चाहते ही हैं कि हिंदू मुस्लिम की बाइनरी पर बातचीत होती रहे। एक तरफ हिंदू हैं जो 80% है और दूसरी तरफ मुसलमान और दो छोटे छोटे तबक़ात हैं जो 20%। इस लड़ाई से उनको फ़ायदा होता है। आप सामाजिक लड़ाई की जो बुनियाद है उससे रिलीजन को हटा दीजिए, रिलीजियस आइडेंटिटी को हटाकर तालीमी और सामाजिक बैकवर्डनेस के जो क्लासेस हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और 16 की, उनकी बुनियाद पर लड़ाई लड़ेंगे तो ये लड़ाई आगे बढ़ जाएगी। मैं एक सब्जेक्ट पर और आपकी तवज्जो चाहता हूँ। 1990 में मंडल कमीशन जब लागू हुआ वीपी सिंह साहब की सरकार में, तो उसके बाद से बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को, जिसमें मुसलमान पसमानदा भी शामिल है, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लेकिन वो फ़ायदा कुछ थोड़ी सी बरादरियों तक महदूद है। मुसलमानों में, हिंदुओं में, सिखों में जो तबके पहले से ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे, पहले से ज़्यादा पॉलिटिकली स्ट्रांग थे, पहले से ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनको फ़ायदा हुआ है। ये थोड़ा सा फितरी है, नेचुरल है, लेकिन इतना नेचुरल नहीं है। 6000 जातियाँ हैं, उस 6000 में रोहिणी कमीशन कह रहा है कि 1000 जातियों को 1% भी लाभ नहीं मिला, 27%। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अभी पब्लिक में नहीं आई, लेकिन मुझे इसकी थोड़ी सी जानकारी है। 6000 में से 1000 जातियों को हिंदुस्तान में, जिसमें ज़्यादातर हिंदू जातियाँ हैं, उनको 1% का बेनिफिट नहीं मिला है। तो क्या करना चाहिए? आपको 27% की रिजर्वेशन को 2 हिस्सों में बांटना चाहिए, कम से कम 2 हिस्सों में। इसका अगर सब डिवीज़न हो जाए तो फ़ायदा ये होगा कि जो ज़्यादा एडवांस बरादरियाँ हैं, मैं नाम भी बता सकता हूँ, यादव, कुर्मी, जाट, लोध, ये ऐसी कम्युनिटी हैं जिन्होंने अपनी पास्ट की तरक्की की बुनियाद पर, अच्छे बैकग्राउंड की बुनियाद पर ज़्यादा हिस्सा ले लिया है, नौकरियों में भी और तालीमी इदारों में भी। ज़रूरत है इस बात की 2 हिस्सों में अगर आप बांट देंगे तो जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड तबके हैं, जिसमें मुसलमान पसमानदा कम्युनिटीज़ भी आती, उनको भी थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाएगा। और आपको ये बात याद रखना चाहिए कि 76 जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ लिस्टेड हैं गवर्नमेंट के सिस्टम में, मंडल कमीशन में, उसमें 32 के करीब आबादियाँ कम्युनिटीज़ मुसलमानों की हैं। तो आप इनको नज़रअंदाज करेंगे, अगर इनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, रुकावट को दूर नहीं करेंगे, तो उसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। एक चीज़ जो सभी पार्टियाँ कर सकती है और ख़ास तौर से इंडिया गठबंधन को करना चाहिए, वो ये है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो जगह देना शुरू करें। जब गवर्नमेंट बनेगी तो देखा जाएगा, आप कर लीजिएगा। आज आपके यूपी में कांग्रेस पार्टी में अगर आप एनालिसिस करें कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कितने हैं, तो 52% डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी के हैं। ब्राह्मणों की आबादी यूपी में 7 या 8% या बहुत ज़्यादा 10% है। तो अगर आप एक छोटी सी कम्युनिटी को 52% पोजीशन देते हैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के, तो फिर बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन पार्टी में कैसे होगा? तो क्या करना चाहिए? होना ये चाहिए कि पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट और कांग्रेस वर्ग की कमेटी तक पसमानदा कम्युनिटीज़, ओबीसीज़, दलित, इनके नुमाइंदों को, जो अच्छे एक्टिविस्ट हैं, लॉयल हैं आपकी पार्टी में, उनको जगह मिलना चाहिए जी। ये बहुत आसान है करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ने जब देखा कि सरकारी नौकरियों में और तालीम गाहों में रिप्रेजेंटेशन कम है, तो क्या किया उन्होंने कहा कि कोई भी अपॉइंटमेंट अगर होगा सरकार में तो 27% पोस्टें ओबीसीज़ के लोगों को दी जाएंगी, जिसमें पसमानदा कम्युनिटीज़ भी हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ये कर सकती है कि कल ऑर्डर जारी करा सकती है
कि हमारे यहाँ इस पार्टी में जो भी संगठन में चेंजेस होंगे उनमें हम 27% नुमाइंदगी ओबीसीज पसमानदा कम्युनिटीज़ को देंगे और 23% शेड्यूल कास्ट को देंगे। ऐसा करने से लगभग 25% सीटें कम से कम पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे आ जाएंगी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लोगों को जिनको हिस्सा मिल सकेगा। अभी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस जो है एक 10-15% आबादी के अपर कास्ट तबकों का है, मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी और सिखों में भी। इस इम्बैलेंस को कम करने से पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। जिन जिन छोटी बिरादरियों को बिंद, निषाद, मल्ला, मेहतर, जब इन बिरादरियों के नुमाइंदों को आप अपने बगल में बिठाएंगे तो वो अपनी बिरादरी से फिर वोट लाएंगे और आपको वोट देंगे। और बीजेपी ने सरप्राइजिंगली, अनिल साहब की किताब इतनी मोटी, वो कह रही है कि 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने 38% वोट शेयर लिया है ओबीसी का और 38% शेड्यूल कास्ट का। और एग्जैक्टली यूपी में 38% डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी के और 38% शेड्यूल कास्ट के यूपी में बीजेपी ने दिए हुए हैं। तो जब आप नुमाइंदगी देंगे, और ये बहुत पुराना सबक है, सर सैयद अहमद खान ने 1857 में जब पहली जंग आज़ादी में नाकामी हो गई हिंदुस्तानियों की, तो उसका जो किताब लिखी असबाब बगावत हिंद, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तंबीह दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आपने चूँकि हिंदुस्तानी रियाया के नुमाइंदों को अपनी हुकूमत में मौका नहीं दिया, इसकी वजह से ये बगावत हुई। वो बगावत कहते थे इसको, मिटनी हुई। तो ये सबक बहुत पुराना है कि अगर आप हिस्सेदारी देंगे, अगर आप लोगों को पार्टिसिपेशन देंगे, तब उनके लोग बाहर निकल के आप साथ मदद करेंगे। मैंने बहुत वक्त ले लिया है और भी कई चीज़ें कहनी थी, लेकिन मैं अपनी बात यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। जो बात आपको इसमें से पसंद आई है उसको आप आगे बढ़ाएं, फोर्सफुली बढ़ाएं। मैं बस एक शेर पढ़ना चाहूँगा, उससे बात ख़त्म करना चाहूँगा। बहुत, ये मैं राहुल जी के लिए पढ़ रहा हूँ। बहुत दुआएं दे मेरे बाद आने वाली मेरी वहशत को, जुनून कहते हैं वहशत को। दुआएं दे मेरे बाद आने वाले मेरी वहशत को, बहुत कांटे निकल आए मेरे हमराह मंजिल से। राहुल जी जिस रास्ते में गए वहाँ बहुत कांटे हैं, उनके पैरों में चुभेंगे भी, लेकिन उसकी वजह से बहुत से कांटे निकल जाएंगे रास्ते से, और हमारे आपके जैसे छोटे कार्यकर्ता जब आगे बढ़ेंगे तो हमें मंजिल तक पहुँचने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। अब प्रोफेसर खाका साहब को तो हम लंबा सुनना चाहते थे, हमारे कॉलेज के बगल में इन्होंने पढ़ाया लंबे समय तक, और लेकिन कंक्लूडिंग रिमार्क्स इसके बाद हम लोग, खरगे साहब लाइव हैं ना, ठीक, कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस सेशन का, और वहाँ से बोलेंगे, यहाँ वहाँ से भी बोल सकते हैं, चाहे अगर यहाँ ना चाहे तो यहाँ भी आ सकते हैं। बस मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, बट हिंदी ही बोल रहा हूँ। आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में कुछ मुद्दे मैं रखना चाहता हूँ, जबकि क्योंकि सामाजिक न्याय की बातें हो रही हैं। अगर देखा जाए तो आदिवासियों को ऑफ्टन हम लोग जो है कास्ट लेंस से देखते हैं, वो डिस्कोर्स पूरा चेंज हो जाता है। क्योंकि आदिवासी एक कास्ट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स नहीं हैं, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, एक सोशियो कल्चरल ग्रुप्स हैं। उनके अपने लैंग्वेज थी, उनकी अपनी रिलीजन थी, अपनी आइडेंटिटी थी। और अगर कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा जाए तो उस कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के हिसाब से, रिलीजियस माइनॉरिटी के हिसाब से वगैरह। तो वो चीज़ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी है, लेकिन पूरे लास्ट 75 या 78 या जो ये बारे कभी सीरियसली लिया नहीं गया है। इसका मतलब ये हो रहा है कि लैंग्वेज डिसअपियर होते जा रहा है। लोग जो हैं उसी प्रकार जो है उनके जो ट्रेडिशनल धर्म हुआ करता था उसके भी कुछ नहीं, आजकल उसके लिए एजिटेशन से एक मूवमेंट भी चल रहा है। क्योंकि जब से फ्रीडम हुआ मैंने 50s के बाद, आदिवासियों को आपने हिंदू लिखना शुरू कर दिया। अगर ईसाई नहीं थे या मुस्लिम नहीं थे तो आपने उनको हिंदू लिखना शुरू कर दिया। तो आपने उनको स्टेट प्रैक्टिस से एक स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम में ले आए, जो अब उनको रियलाइज़ हो जा रहा है कि गलत बात हो रही है और सब। तो मेरे कहने का मतलब ये भी एक सोशल जस्टिस की, एक सोशल न्याय की एक प्रक्रिया है। दूसरा ये है कि आदिवासियों के न्याय की प्रक्रिया देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बातें कर रहे थे, बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत हुआ, लेकिन आदिवासियों को क्या हुआ? आप जमशेदपुर चले जाइए, रांची चले जाइए, आप राउरकेला चले जाइए, तो आदिवासियों का एरिया था, हुआ क्या?
वो भी सोचने के लायक है कि जो डेवलपमेंट होती है किसी को फ़ायदा होता है, किसी को फ़ायदा नहीं होता है, और हम लोगों को देखना है कि जिस प्रकार के, और इसमें बहुत सारे जो है कानूनी ही आदिवासियों को बहुत सारे न्याय छीन लिया है। अब कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में तो प्रोविज़न है आपका, तो 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है। 5th शेड्यूल में आपने गवर्नर को पावर दिया है कि वो आदिवासियों को सुरक्षण करे, लेकिन लास्ट 75 साल में तो गवर्नर लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं है कि ये कानून अच्छी नहीं है, आदिवासियों के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसको आदिवासी लोग बहुत हद तक रेज करते रहे, और जब गवर्नर लोगों ने कहा था, चिदम्बरम ने एक क्या कहते एक सर्कुलर भेजा सभी गवर्नर्स को कि भानुमति जब दो थे अटॉर्नी जनरल, उन्होंने ओपन किया था कि 5th शेड्यूल एरिया में गवर्नर का डिस्क्रिप्टिव पावर है, लेकिन कभी किसी ने उस डिस्क्रिप्टिव पावर को यूज नहीं किया, और जितने भी कानून बने पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में अपने अलाउ कर दिया। और उसके कारण क्या हुआ है कि आदिवासियों को एक कानून ने ही उसको बेदखल कर दिया है। अब फॉरेस्ट को देख लीजिए, जो भी माइनिंग एक्ट हुआ, कोल एक्ट हुआ, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, क्या आपको वेंट ऑन बिकॉज बट दे वर ऑलरेडी देयर ट्रेडिशनली। आपने उनको इनफिल्ट्रेट्स बना दिया, इलीगल ऑक्यूपेंट्स बना दिया। अब उसके बाद जो है आपके कानून आए यूपीए रिजीम में, अपने 2 बच्चे बहुत कानून लाए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का लाया, जो रिस्टोरेशन ऑफ द राइट्स की बातें हो रही थी। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम केवल एम्पावरिंग नहीं कर रहे, हम लोग डिसएम्पावरिंग भी कर रहे हैं। तो हम लोगों को केवल एम्पावरिंग ढंग से नहीं देखना चाहिए, हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि क्या वो प्रोसीजर है जिससे हम लोगों को डिसएम्पावरिंग कर रहे हैं। आई थिंक ये आदिवासियों के कॉन्टेक्स्ट में डिसएम्पावरिंग बहुत ज़्यादा हुआ है, उनका ज़मीन, उनके जंगल, उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर ये वगैरह को लेके हो गया। दूसरी यह है कि बहुत सारे जो आदिवासी चाय बागानों में हैं, आप असम में ले लीजिए, बंगाल में ले लीजिए, वहाँ कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूरल स्कीम नहीं चलता है। 75 साल हो गए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूरल स्कीम एडहॉक हिसाब से चल रहा है। तो रूरल एरिया है, वहाँ पर आपने सभी को प्लांटर्स के ऊपर में छोड़ दिया है, टी स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ दिया। वो राशन देंगे, वो वेजेस देंगे, वो मिनिमम वेजेस देते नहीं देते हैं, उसको कोई फिक्र नहीं है। तो ये जो है गवर्नमेंट, हाउ इज इट दैट द स्टेट इन द लास्ट 75 years कंप्लीटली इग्नोर्ड देम एज ए सिटीजन, नेवर इवन एक्सटेंडेड द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आपने स्कूल का भी वाले तो वो कहते थे, बाद में एडहॉक हिसाब से बंगाल ने, आसाम ने कुछ स्कूलों का हेल्थ सिस्टम कर दिया, ये सब आपका प्लांटर्स के ऊपर छोड़ दिए थे। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आदिवासियों की, जो आई थिंक हम लोगों को बहुत हद तक हम लोगों को उसको सॉल्व करना है। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर सामाजिक अन्याय हुआ है तो ये आदिवासियों के खिलाफ हुआ है। ये मेरे कुछ अपने हैं, और मुझे लगता है कि हम लोगों को इसमें बहुत सारी सीरियसली चर्चा करनी चाहिए, और इसको कैसे हम लोगों को, क्योंकि जो सिस्टम है और अभी 10 साल में तो और भी बिगड़ गई है, तो इसको कैसे कानून जो थे उसको कैसे टाइटनिंग करना है, किस प्रकार से उससे एम्पावरिंग करना है, न कि उस कानून के थ्रू जो आपने पैसा कानून दिया। अभी 30 साल हो गए, रूल्स नहीं बने हैं बहुत सारे स्टेट्स में। गवर्नमेंट ने क्या किया, रूल्स नहीं बने अभी तक। तो रूल्स बिना बने कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? कानून तो बना दिए, और कानून आपने बनाया, पार्लियामेंट ने एक प्रकार के कानून बनाया, स्टेट ने उसको ऐसा अमेंडमेंट कर दिया कि कानून पूरा जो उसको डाइल्यूट कर दिया गया। ये सर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे लगता है कि इस सामाजिक न्याय के इशूज़ हैं, और हम लोगों को सीरियसली देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी विल टेक इट वेरी सीरियसली। थैंक यू सर, बहुत शानदार बातचीत के लिए आप सभी का शुक्रिया।